चंद मिनटों के बाद गाड़ी एक दूसरी सड़क पर मोड़ते हुए लीजा ने सिकंदर से कहा, विला बोर्गिस में दाखिले के लिए कोई टिकट नहीं था, मगर अंदर जाने के बाद मैं वहाँ मौजूद म्यूजियम्स आर्ट गैलरी विज़िट करती हूँ, तो इसके लिए टिकट खरीदना लाजमी था। आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स में जाने की ख्वाहिशमंद अफराद वहाँ तवील कतारें लगाए नज़र आ रहे थे। चूँकि सूरज गुरूब होने में अभी खासा वक्त बाकी था, चुनाचे गार्डन्स में सब्ज़े और हरियाली को एंजॉय करने के लिए आने वालों की तादाद भी कसीर थी। मुझे पता होता आज मैं तुम्हारे साथ आने वाली हूँ तो आर्ट गैलरीज में जाने के लिए ऑनलाइन टिकट खरीद लेती। अब इस वक्त इतनी लंबी कतार में लगने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। कदीम रोमन आर्किटेक्चर वाले दाखिली रास्ते से अंदर दाखिल होते हुए वो सिकंदर से बोली थी, तुम्हें आर्ट में दिलचस्पी नहीं, वरना तुम यहाँ मौजूद खूबसूरत और बेमिसाल आर्ट कलेक्शन को देखकर बहुत मुतासिर होते। यहाँ राफेलो, रैफल्स, बर्बनी इन सब का बड़ा नादिर काम मौजूद है। आर्ट के शायकीन के लिए तो नामुमकिन है कि वह रोम आएँ और यहाँ विज़िट किए बगैर चले जाएं। वो इसके साथ चलते हुए बोल रही थी, तुम तो अभी बहुत सारे दिनों तक रोम में मौजूद हो, फिर किसी दिन टिकट खरीद कर यहाँ आ जाना और यहाँ मौजूद तमाम आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स की सैर कर लेना। सिकंदर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला था। लीजा ने बागौर इसे देखा। अब इसके चेहरे पर तनाव वाली कैफियत नहीं थी। सर्द सपाट तासर की जगह चेहरे पर दोस्ताना सी मध्यम मुस्कुराहट ने ले ली थी। जैसे उसे याद आ गया हो कि वो दोनों कई दफ़ा मिल चुके हैं, बहुत बातें कर चुके हैं और बहुत सारा वक्त साथ गुजार चुके हैं। शायद यहाँ के सब्ज़े और हरियाली ने उसके मिजाज पर खुशगवार असर डाला था, या फिर उसे ये भूली हुई बात याद आ गई थी कि वो लीजा से दोस्ती कर चुका है। वजह जो भी थी, बहरहाल अब वो कदरे पुरसुकून और मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा था। उसकी आंखों की वहशत और सन्नाटा भी कुछ कम नज़र आ रहा था। हम लीक गार्डन में चलकर बैठे। इर्द गिर्द हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। वो दोनों इस वक्त चीड़ और सनोबर के दरख्तों के दरमियान एक खूबसूरत रास्ते से गुजर रहे थे। ये एक नहीं, दरअसल काफ़ी सारे गार्डन्स का मजमूआ है। हर गार्डन की अपनी अपनी अलग खूबी है। कहीं तुम्हें फलों के दरख्त ज़्यादा मिलेंगे, कहीं मशहूर फनकारों के बनाए कदीम मुजस्मे और फाउंटेन्स, और कहीं किसी जंगल का सा कुदरती तासर देते गार्डन्स। मुझे ज़ाती तौर पर लीक गार्डन ज़्यादा पसंद है। वहाँ झील में कश्ती चलाई जाए या झील किनारे दरख्तों की छांव में बैठा जाए, मुझे दोनों में ही बहुत मज़ा आता है। सिकंदर के चेहरे की सवालिया सी हैरानी देखकर उसने वजाहत की थी, जो जगह तुम्हें ठीक लगे वहीं मुनासिब है। तुम्हें तो पता है मैं यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता। कभी बहुत पहले रोम के मुतल्लिक किसी सफ़रनामे में ज़रूर यहाँ के बारे में पढ़ा था, मगर वो भी अब कुछ ख़ास याद नहीं है। वो अब मुस्कुराते हुए बिल्कुल उसी तरह बात कर रहा था जैसे क्लोजियम में उसके साथ की थी। यहाँ के बारे में मैं तुम्हें बता देती हूँ। खूबसूरत दरख्तों और सब्ज़े से भरे रास्ते से गुजरते हुए वो दोनों एक लीक गार्डन तक पहुँच गए। इसने सिकंदर की तरफ देखा। वो इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाता उस जगह को तारीफी नज़रों से देखता नजर आया। है ना ये जगह खूबसूरत? उसने फखरिया अंदाज में यूं पूछा, गोया उस गार्डन की तख्लीक करने वाली 16वीं या 17वीं सदी की आर्किटेक्ट वो खुद ही थी। सिकंदर ने उसकी तरफ फौरन देखा था और बेसाख्ता मुस्कुराया था। तुम जिस तरह अपने रोमा और रोमा की हर चीज़ से प्यार करती हो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है लीजा। धूप छाँव का सा मिजाज रखता वो शख्स अब यूं मुस्कुरा रहा था, यूं दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था, गोया आज उसके ऑफिस में लीजा से सदमेहरी से पेश आने वाला शख्स कोई और ही था। यहाँ बैठ जाते हैं। झील से नज़दीक घास पर दरख्तों की छाँव में एक जगह सिकंदर को बैठने के लिए अच्छी लगी थी। वो सर हिलाती उसके साथ वहाँ बैठ गई थी। सिकंदर की नज़रें पानी की तरफ थीं, जबकि वो उन कई कई 100 साल कदीम दरख्तों में से एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई थी। उसने सिकंदर की निगाहों के ताक़ब में झील की तरफ देखा था। बहुत से स्याह पानी में चप्पुओं वाली कश्ती चलाते नजर आ रहे थे। झील हर तरफ से सब्ज़े में घिरी थी। इसके हर किनारे पर दरख्तों के झुंड थे, बेलें थीं, फलों और फूलों से लदी दरख्तों की शाखें थीं। पानी पर सब्ज़े और फूलों का जो ये शेड पड़ रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना सिकंदर। उधर देखो तो पानी सब्ज नज़र आ रहा है, वहाँ देखो तो सुर्ख, उधर गुलाबी और वहाँ नीला। एक ही झील बैक वक्त कितने सारे रंगों से सजी है, वो मुस्कुराकर सिकंदर से कह रही थी। सिकंदर ने जवाबन उसकी तरफ देखा ज़रूर, मगर वो बोला कुछ नहीं। उसे उसकी खामोशी बड़ी अजीब सी लगी। तुम्हें रंग अच्छे नहीं लगते सिकंदर? पता नहीं, मुझे रंगों को महसूस करना नहीं आता, वो बेख्याली में बोल गया।
मगर जैसे ही उसे बेख्याली में मुंह से निकली बात का ध्यान आया, फौरन बात बदलकर उससे पूछने लगा, तुम तो यहाँ पहले भी बहुत दफ़ा आई होगी। हाँ, सिकंदर को बखौर देखते हुए उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। उनके बिल्कुल सामने दरख्तों के पास सियाहों का एक ग्रुप आकर खड़ा हुआ था। उनमें 2 अफराद इटालियन लग रहे थे, जबकि बाकी तमाम अफराद अमेरिकन थे। शायद वो अमेरिकन इन इटालियंस के मेहमान थे यहाँ। वो सब जैसे किसी मौजू पर ज़ोर शोर से गुफ्तगू और बहस मुबासा करते हुए आ रहे थे। ग्रुप में शामिल एक अमेरिकन जोड़े ने वहाँ तस्वीर खिंचवाई थी। वो लोग इसलिए वहाँ रुके थे, वो दोनों मियाँ बीवी ये चाहते थे कि तस्वीर में उनके अकब में झील इस तरह आनी चाहिए कि झील के बीचों बीच बना टेंपल भी नजर आए। जितनी देर वो मियाँ बीवी वहाँ तस्वीर खिंचवा रहे थे, बाकी अफराद वहीं खड़े बहम गुफ्तगू कर रहे थे। अमेरिकन मेहमानों की खातर उनके इटालियन मेज़बान भी अंग्रेज़ी में ही गुफ्तगू कर रहे थे। उन लोगों की गुफ्तगू के चंद जुमलों ही से समझ आ गया था कि क्या मौजू डिस्कस किया जा रहा है। कल रात यहाँ विला बोर्गीस के बाहर वाली सड़क पर एक 17 साल लड़की का रेप हुआ था। गालबन आधी रात से भी ऊपर का टाइम था। आज सारा दिन ये खबर तमाम न्यूज़ चैनल पर चलती रही थी। न्यूज़ चैनल्स के पास जब और कोई खबर नहीं सचती तो वो इस तरह की खबर चला कर लोगों का बीपी हाई करवाते हैं। सियाहों का वो ग्रुप तस्वीर खींचने के बाद वहाँ से इस मौजू पर बातें करता हुआ जा रहा था। तब वो सिकंदर से बोली थी। सिकंदर भी उन लोगों की गुफ्तगू सुनता रहा था। ठीक है, मुझे भी हमदर्दी है उस लड़की से। उसके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ है, मगर मैं भी यही पूछती हूँ कि रात के 2-2:30 बजे वो अकेली सड़कों पर क्या करने निकली हुई थी। एक तन्हा खूबसूरत लड़की आधी रात को सड़क पर किसी बदफितरत और बदकिरदार को टकरे तो क्या वो इसे छोड़ देगा। माँ बाप से लड़ाई हुई थी या बॉयफ्रेंड से झगड़ा, तब भी इसी तरह आधी रात को सड़कों पर फिरने की क्या तुक थी। अपनी धुन में मगन बोलते हुए उसे सिकंदर के तासरात का कुछ अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। उसके चेहरे के बदलते रंगों पर उसका ध्यान गया तो वह हैरान और परेशान सी रह गई। सिकंदर के चेहरे पर अजीब सा जुनून और वहशत फैली थी। वो इंतहाई सख्त निगाहों से उसे देखता हुआ फौरन ही वहाँ से उठ खड़ा हुआ था। सिकंदर, क्या हुआ? वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वो बिल्कुल हक्का बक्का सी उसके साथ ही फौरन खड़ी हुई। क्या हुआ सिकंदर? उसने बेहद हैरानी से पूछा। किसी के बारे में कुछ भी बोल देना, जो मर्जी तबसरा कर देना बहुत आसान होता है लीजा। क्या जानती हो तुम उस लड़की के बारे में? बताओ मुझे। वो शदीद गुस्से में नजर आ रहा था। वो इंतहाई गैसो गजब से उसे देख रहा था। लीजा ने उसकी सर्द महरी, अजनबियत, बेगानगी सब कुछ देख रखा था, मगर ये अंदाज उसकी समझ से बाहर था। न्यूज़ चैनल्स के लिए भी और तुम्हारे लिए भी अंदाज़ा लगा लेना, उस लड़की पर तबसरा कर लेना, तनकीद कर लेना, मजाक उड़ा लेना बहुत आसान है। क्या तुमने सोचा उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो वो आधी रात को सड़कों पर थी? क्या गुजरी थी उस पर जो वो अपने घर से निकल पड़ी? लीजा महमूद, जिंदगी बर्बाद हो गई है उस लड़की की। कल रात जो कुछ उसके साथ हुआ, वो अब जिंदगी भर उस खौफ, बेबसी और जिल्लत से बाहर नहीं निकल सकेगी। सिकंदर के लफ्ज़ों में सख्ती थी, बेपनाह गुस्सा और नफरत थी। वो फौरन ही वहाँ से जाने के लिए पलट गया। एक पल तो वो बिल्कुल हैरान परेशान साकत अपनी जगह पर खड़ी रही, मगर जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो वहाँ से जा रहा है, वो फौरन उसके पीछे भागी। सिकंदर, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह नाराज़ क्यों हो गए? प्लीज़ रुको तो सही, उसने उसे पीछे से ही चलाकर आवाज़ दी थी, क्योंकि वो जिस तेज़ रफ्तारी से जा रहा था वो उसका साथ देने में नाकाम थी। सिकंदर ने ना मुड़कर उसे देखा, ना कोई जवाब दिया, ना ही रुका। उसने अपने कदमों की रफ्तार कुछ और भी तेज कर ली थी। उसने उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। इर्द गिर्द से गुजरते लोग उसे तअज्जुब से देख रहे थे। सिकंदर, प्लीज रुक जाओ। थक कर मायूस सी होती वो अपनी जगह रुक गई थी। बेहंगम अंदाज में भागने की वजह से उसकी सांस फूल गई थी। वो वहीं खड़े होकर सांस बहाल करते हुए सिकंदर को देख रही थी। वो अब उसे विला बोगीज से बाहर जाते नजर आ रहा था। वो चीड़ के दरख्त से टेक लगाकर खड़ी उस तरफ देख रही थी। यूं ही बेमकसद गुफ्तगू बराए गुफ्तगू के तौर पर मुंह से निकले उसके वो चंद जुमले सिकंदर को इस कदर नागवार गुजर जाएंगे वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो बार बार जहन में अपने कहे जुमलों को दोहरा रही थी। उसे उनमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही थी कि उस पर यूं गुस्से से बेकाबू हो जाया जाए। एक वाक़े पर उसने अपनी राय दी थी, वो भी जवाबन इससे इख्तलाफ करता अपनी राय दे सकता था। वो हैरान थी, वो बेहद परेशान थी। उसे सिकंदर पर गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे ताज्जुब हो रहा था, हैरत हो रही थी। हैरत में घिरी वो सिकंदर को समझने से कासिर भी थी और बहुत दुखी भी थी।
آج اسے پھر درد ہو رہا تھا۔ وہ کچھ وقت کسی کھلی سرسبز جگہ پر گزارنا چاہتا تھا، اور اس کی اس بے موقع بات نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اس سے تو کہیں بہتر ہوتا وہ سکندر کو ولا بورگس چھوڑ کر خود باہر سے ہی واپس چلی جاتی۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ سکندر کے لیے فکر مند ہو رہی تھی، وہ اس کے لیے اداس بھی ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیا غم، کیا دکھ اسے لاحق تھا۔ اس کے ساتھ اس نے دکھ کو کم نہیں کیا تھا بلکہ بڑھا دیا تھا۔ آج بہت دل گرفتہ سی وہ اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ گئی تھی۔ شکر تھا نینی گھر پر نہیں تھی۔ وہ آج دوپہر سے اپنی کسی سہیلی سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ اس کا دل اتنا اداس تھا کہ اس وقت اس کا کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے نہ لباس تبدیل کیا، نہ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہونے کی کوشش کی۔ اندر آ کر خاموشی سے لیونگ روم میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب اسے یہ فکر شروع ہو گئی کہ وہ اپنے ہوٹل پہنچ گیا ہوگا نا، وہ ٹھیک تو ہوگا نا، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہوگی۔ وہ کیا ابھی بھی غصے میں ہوگا؟ وہ کیا کر رہا ہوگا؟ روم میں ایک اور طویل شام کا اختتام ہوا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اسی طرح صوفے پر اداس سی بیٹھی تھی۔ نینی بھی کچھ دیر قبل گھر واپس آ چکی تھی، غالباً مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اسے سکندر کی شدید فکر لاحق ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھا کر سکندر کا نمبر ملایا۔ وہ تلخی سے بات کرے گا یا اس سے بات ہی نہیں کرے گا؟ اس کا فون ہی نہیں اٹھائے گا۔ وہ جو کچھ بھی کرے گا، مگر وہ اب سکندر سے بات کیے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ تیسری بیل پر اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو، اس نے سکندر کی آواز سنی۔ اس کے لہجے اور آواز میں غصہ نہیں تھا، ناراضی بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی یہ غیر معمولی بات تھی۔ تم ٹھیک ہو نا سکندر؟ اپنے ہوٹل پہنچ گئے ہو تم؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، سوری میں اس طرح تمہیں وہاں چھوڑ کر آ گیا۔ اس کی معذرت بڑی پرتکلف تھی، جیسے وہ خود کو پھر اپنے اسی خول میں بند کر چکا تھا جو آج کچھ پل کے لیے چٹک گیا تھا۔ اس نے سکندر کی معذرت پر دھیان دیا، نہ اس کے پرتکلف انداز پر۔ اسے سکندر کے لہجے اور انداز میں جو غیر معمولی پن محسوس ہوا تھا، اور جسے وہ فوری طور پر کوئی نام نہ دے پائی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ سمجھ گئی کہ سکندر تکلیف میں ہے، اسے کہیں پر شدید تکلیف یا درد ہو رہا ہے۔ وہ لہجے کو چاہے جتنا بھی نارمل بنا لیتا، مگر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے وہ تکلیف سے نکلنے والی اپنی آہ کو دباتا، لب پینچ پینچ کر بات کر رہا ہے۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے سکندر؟ اس نے بے اختیار فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے۔ اس بار اس نے ایک دبی دبی سی کرا کی آواز سنی۔ اب تو وہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ سکندر ٹھیک ہے۔ تم کہاں ہو سکندر؟ پلیز مجھے بتاؤ، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پلیز سچ بتاؤ، تم کہاں پر ہو؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے پریشان ہو کر قدرے بلند آواز میں پوچھا تھا۔ وہ مزید جھوٹ نہیں سننا چاہتی تھی، اسے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ لیزا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اسپتال میں ہوں، وہ آہستگی سے بولا تھا۔ او مائی گاڈ! وہ بے اختیار صوفے پر سے اٹھی تھی۔ کس ہسپتال میں ہو تم؟ مجھے نام بتاؤ۔ اس نے سینٹر ٹیبل سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ تم زحمت مت کرو لیزا، میں ٹھیک ہوں، تم مجھے ہسپتال کا نام بتاؤ۔ اس نے غصے سے سکندر کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تیزی سے جوتے پہنتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑ رہی تھی۔ تیز ڈرائیونگ کرتی وہ بہت جلد ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ استقبالیہ سے معلومات لیتی وہ فوراً ہی مطلوبہ کمرے تک پہنچی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اسے سکندر بیڈ پر لیٹا نظر آیا۔ اس کا دایاں پیر پٹیوں میں جگڑا تھا، ماتھے پر بھی پٹی بندھی تھی اور ہاتھ بھی زخمی نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا سکندر؟ وہ اس کے نزدیک آ گئی تھی۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا دل دکھا کر نکلا تھا نا، بلا وجہ تم پر چیختا چلا تھا۔ بس قدرت نے اس بدتمیزی کی فوراً ہی سزا دے دی کہ لیجیے سکندر شہریار، اب اس دیار غیر میں جہاں لیزا محمود کے سوا کوئی آپ کی زبان سمجھنے والا نہیں، بستر پر پڑے جائیے۔ وہ ہنس کر یوں بولا گویا خود اپنا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر فکر مندی اور تشویش سے اسے پٹیوں میں جگڑا دیکھ رہی تھی۔ خوب تماشا ہو رہا تھا اسپتال میں۔ ڈاکٹرز، نرسیں سب میرے گرد جمع اٹالین میں میری چوٹوں کا احوال پوچھ رہے تھے، اور میں انہیں انگریزی میں میرے کہاں کہاں چوٹ لگی ہے سمجھانے کے جتن کر رہا تھا۔ آخر میں ہم نے اشاروں کی زبان میں ایک دوسرے کو اپنا مدعا سمجھایا تھا۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے کوئی بہت لطف لینے والی بات بتا رہا ہو، جیسے اس کے لیے اس کا ایکسیڈنٹ کوئی مزہ لینے والا واقعہ تھا۔ اتنی غمگین شکل مت بناؤ لڑکی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بالکل سنجیدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سکندر کے لیے اس کا ایکسیڈنٹ مذاق ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے نہیں۔ نہ جانے اسے کہاں کہاں چوٹیں آئی تھیں، نہ جانے زبان کے مسئلے کی وجہ سے وہ ڈاکٹرز کو اپنی چوٹوں کے بارے میں ٹھیک سا بتا بھی سکا تھا کہ نہیں۔ وہ یکدم ہی کرسی سے اٹھی تھی۔ وہ ڈاکٹر کو دوبارہ بلا کر لانا چاہتی تھی تاکہ ڈاکٹرز اس کے سامنے سکندر کا دوبارہ تفصیلی معائنہ کریں۔
कहाँ चली? बीमार की आदत फूलों के साथ की जाती है। तुम मेरे लिए फूल भी नहीं लाई। कहीं फूल लेने ही तो नहीं जा रही हो? उसका वो तलख मूड, उसका बेजार उकताया हुआ अंदाज, जैसे वो सारी दुनिया से खफा हो, एकदम ही तब्दील हो गया था। वो अपनी एक्सीडेंट की बात करके और अपनी चोटों का जिक्र करके हंस उठा रहा था, जैसे उसे बड़ा मज़ा आ रहा हो। क्या वो अपना एक्सीडेंट हो जाने पर खुश था? ये बहुत ही अजीब सा ख्याल उसके दिल में उभरा था। नहीं, वो एक नॉर्मल इंसान है। वो एक परेशान होने वाली, फिक्र करने वाली बात पर खुश क्यों कर हो सकता है? डॉक्टर को बुलाने, डॉक्टर को, मगर क्यों? वो सिकंदर की बात का जवाब देने के लिए वहाँ रुकी नहीं और तेजी से कमरे से निकल गई थी। 10-15 मिनट के बाद डॉक्टर के साथ वो दोबारा वहाँ मौजूद थी। डॉक्टर उसे मुतमईन करने के लिए सिकंदर का दोबारा तफसीली मुआयना कर रहा था, अगरचे वो उसे पहले ही ये बता चुका था कि उसके दोस्त को फौरी, बरवक्त और बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया जा चुका है। सिकंदर की चोटों के बारे में डॉक्टर से उसकी तफसीली बात कॉरिडोर में हो गई थी। सबसे ज़्यादा चोट सिकंदर के पैर पर लगी थी, बाकी चोटें फिक्र करने वाली नहीं थी। मगर पैर की चोट के लिए डॉक्टर ने कहा था कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अभी अगले 1 से 2 हफ्ते बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। डॉक्टर सिकंदर का दोबारा मुआयना कर रहा था और वो इससे उर्दू में पूछती जा रही थी, तुम्हारे और तो कहीं चोट नहीं लगी ना? तुम्हें किसी और जगह तो दर्द नहीं हो रहा? वो इसी तरह मुस्कुराता हुआ मुतमईन सा लेटा था। डॉक्टर मुआयना कर लेने के बाद उसे इत्मीनान दिलाता हुआ जाने लगा। तब उसने सिकंदर की दुआओं और एहतियात के मुताबिक चंद सवालात किए। डॉक्टर उसके सवालों की तसल्ली बख्श जवाबात देकर वहाँ से चला गया था। हो गई तसल्ली? सही कह रहा था ना कि मैं ठीक हूँ? तुम्हारे पैर में काफ़ी सीरियस चोट लगी है सिकंदर। ये मजाक की बात नहीं है। काफ़ी वक्त लगेगा तुम्हारी चोट ठीक होने में, वो भी अगर तुम एहतियात रखोगे, डॉक्टर की हिदायत पर अमल करोगे तब। वो इसके पास वापस आकर कुर्सी पर बैठ गई थी। वो जवाबन लापरवाही से सर हिलाकर मुस्कुराया था। उसका डिनर लेट हो गया था, इसलिए अब उसके लिए ट्रे में रात का खाना लाया गया था। खाना खा लो सिकंदर। हाँ, वाकई मुझे भूख लग रही है। वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगा। उसने फौरन ही उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे उठने से रोका। अभी ज़्यादा हिलो जुलो नहीं, कहीं फिर ब्लीडिंग न शुरू हो जाए, लेटे रहो। फिर उसने प्लेट हाथ में उठाई और चावल भरकर चम्मच उसके मुंह की तरफ बढ़ाया था। सिकंदर उसकी तरफ बहुत गौर से देख रहा था, मगर बोला कुछ नहीं। मुंह खोलो, क्या हो गया है? उसने कदरे खफी से कहा, तो उसने मुंह खोला। फिश भी है, लोगे? उसने दूसरी प्लेट में रखे मछली के पीस की तरफ इशारा किया। सिकंदर ने जवाबन सा रस बात में हिला दिया था। वो इसे कांटे से फिश भी खिलाने लगी थी। वो खामोश लेटा नवाले चबाता हुआ उसे देख रहा था। तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था सिकंदर? चम्मच उसके मुंह की तरफ बढ़ाते हुए उसने पूछा। पता नहीं, मैं बोगीज से बाहर निकलकर सड़क पर थोड़ा ही आगे आया हूँगा कि तो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। गलती शायद कुछ गाड़ी वाले की तेज़ रफ्तारी की भी थी और कुछ मेरी लापरवाही की भी। अब ठीक से याद भी नहीं आ रहा कि हुआ क्या था। मुझे गाड़ी में डालकर अस्पताल में वो गाड़ी वाला ही लाया था। शुक्र है ज़्यादा चोटें नहीं आई। तुम्हें पैर की चोट भी जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। वो बहुत सच्चाई और ईमानदारी से बोली थी। जवाब में सिकंदर की मुस्कुराती नज़रें देखकर उसे हैरत हुई थी। क्या हुआ? उसने कदरे बुरा मानने वाले अंदाज में भवें उचकाई। तुम्हारी उर्दू एंजॉय कर रहा हूँ। तुम्हारे इटालियन लहजे वाली उर्दू मुझे बहुत अच्छी लगती है। वह जवाबन खिलखिलाकर हंसी थी। मैं उर्दू भी नैनी के साथ बोलती हूँ, या अपने पापा और उनके दोस्त के साथ, या फिर कभी कभार सैम के साथ, और अब तुम्हारे साथ बोल रही हूँ। देखो, मेरे गलत लफ्ज़ और लफ्ज़ों की अदायगी पर हंसो मत। मैं कम से कम तुम्हारी ज़बान तो जानती हूँ। तुम तो मेरी ज़बान जानते भी नहीं हो। आज शाम से क्या हुआ था? वो इतने गुस्से में क्यों आ गया था? उसने इतना जारहाना रद्द अमल क्यों ज़ाहिर किया था? वो खुद को तकलीफ़ और अजियत में पड़ा देखकर खुश क्यों था? शदीद ख्वाहिश के बावजूद भी उसने उनमें से कोई बात उससे नहीं पूछी। उसे सिकंदर से सवालात करते हुए डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो फिर नाराज़ हो जाएगी, और वो ना तो इसका मूड ख़राब करना चाहती थी, ना ही उसे नाराज़ करना चाहती थी। वो इसे स्वीट डिश भी खिला चुकी थी। थैंक्स लीज़ा, तुम मुझे देखने आई। पता है, तुम्हारे आने से मेरा मूड अच्छा हो गया है। ये तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है सनीवर सिकंदर, कि मेरा आना अच्छा लगा। वो शरारत भरे अंदाज में मुस्कुरा रही थी। सिकंदर ने उसकी मुस्कुराहट का साथ दिया। कॉफ़ी मंगवाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं, अब और कुछ भी नहीं लूँगा। आराम करना चाहता हूँ अब। तुम भी, मेरा ख्याल है, अपने घर चली जाओ, काफ़ी देर हो गई है। वो संजीदगी से बोला था। फिलहाल तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ स्नीवर सिकंदर। वो इसे इस हालत में तनहा छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती थी। क्या वो तकलीफ में मुब्तला अपने दोस्त को तनहा छोड़कर घर चली जाती? उसकी देखभाल करने वाला यहाँ कोई भी नहीं था।
وہ اس کے ملک اور اس کی زبان سے انجان تھا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر گھر چلی جاتی۔ وہ سکندر سے کچھ کہنے کے لیے ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اسی وقت اس کے موبائل پر نینی کی کال آنے لگی۔ ہیلو جی نینی۔ وہ گھر سے نینی کو دروازے پر بس یہ بتا کر نکلی تھی کہ کہیں باہر جا رہی ہے۔ اب فکر میں مبتلا ہو کر نینی نے اس کو کال کی تھی۔ گھر کب آؤگی لیزا؟ نینی، میرا دوست ہے نا سکندر، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اس کے پاس ہسپتال میں ہوں، صبح گھر آ جاؤں گی، آپ سو جائیں۔ اگلی قسط جلد اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔